गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास +2 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 6 इस विषय पर जो है 3 क्वेश्चन मैं आपको पहले समझा चुका हूं। बाकी के जो क्वेश्चन है ध्यानपूर्वक सुनिए। आपातकाल के दौरान सरकार द्वारा शासन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए गैर संवैधानिक साधनों द्वारा उठाए जाने वाले किन्हीं 4 तरीकों का उल्लेख कीजिए। यानी कि गैर संवैधानिक साधनों द्वारा कौन से 4 तरीके अपनाए गए। नंबर इसमें अथवा में आपातकाल की घोषणा के कोई 4 परिणाम लिखिए, या जब आपातकाल की घोषणा की गई थी इसके क्या परिणाम निकले। आपातकाल के दौरान सरकार द्वारा जनता एवं शासन पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से किए गए प्रयासों को निम्नलिखित परिणामों के रूप में देख सकते हैं। तो सरकार के द्वारा जनता एवं शासन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए थे उन्हें जो हम निम्नलिखित परिणामों के रूप में देख सकते हैं। नंबर 1, प्रेस पर प्रतिबंध। आपातकाल के समय श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। तो जब 1975 के अंदर इमरजेंसी लागू की गई, आपातकाल की घोषणा लागू की गई, उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा जो प्रेस की स्वतंत्रता, समाचार पत्र वगैरह की जो स्वतंत्रता है उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। कोई भी समाचार पत्र या पत्रिका सरकार एवं पार्टी के विरुद्ध नहीं लिख सकते थे। तो कोई भी भारत का समाचार पत्र सरकार के विरुद्ध कोई भी जो है बात नहीं लिख सकता था। समाचार पत्र एवं पत्रिका में प्रकाशित होने वाली खबरों को पहले सरकार द्वारा पास किया जाता था। जो भी खबर प्रकाशित होती थी उसे जो है पहले सरकार के द्वारा जो है दिखाया जाता था, उसके बाद जो है वो खबर प्रकाशित होती थी। इसे ही सेंसरशिप के नाम से जाना जाता है। इस सारी प्रक्रिया को सेंसरशिप के नाम से जाना जाता है। यद्यपि इंडियन एक्सप्रेस और स्टेटमेंट्स जैसे अखबार ने प्रेस पर लगी सेंसरशिप का विरोध किया, तो बहुत से समाचार पत्रों के द्वारा जो ये प्रतिबंध लगाया गया था प्रेस के ऊपर, उसका विरोध किया। सरकार द्वारा जिन समाचारों को छापने से रोका जाता था उनकी जगह ये अखबार खाली छोड़ देते थे। तो सरकार जिन चीजों को छापने से मना करती थी समाचार पत्रों को, समाचार पत्र वाले क्या करते कि उन जगहों को जो है खाली छोड़ देते थे। इस तरह से जो उन्होंने सरकार का विरोध जताया, यह प्रेस की स्वतंत्रता पर लगाए गए प्रतिबंध के विरोध का तरीका था। और यह जो तरीका अपनाया गया था, जो खाली जगह छोड़ने का, यह जो है प्रेस के ऊपर जो प्रतिबंध लगाया गया था उसका विरोध करने का एक तरीका था। इसके अतिरिक्त सेमिनार एवं मेन स्ट्रीट जैसे समाचार पत्रों ने सेंसरशिप के आगे घुटने टेकने की बजाय बंद करना उपयुक्त समझा। इसके कई अखबार समाचार पत्र तो जो है जो सरकार मना करती थी जिन चीजों को छापने से उनकी जगह छोड़ देते थे, लेकिन जो आपका सेमिनार और मेन स्ट्रीम जैसे जो समाचार पत्र थे उन्होंने जो है अपने समाचार पत्रों को बंद कर दिया। उन्होंने जो है सरकार के आगे घुटने नहीं टेके बल्कि अपने समाचार पत्रों को ही विरोध के रूप में बंद कर दिया। आपातकाल के दौरान अत्याचार। आपातकाल के दौरान अनेक अत्याचार किए गए। तो सरकार के द्वारा जनता पर आपातकाल के दौरान जो बहुत अत्याचार किए गए, लोगों की स्वतंत्रता को निलंबित कर दिया गया, लोगों को जो आजादी मिली हुई है उस सब को जो है खत्म कर दिया गया। कोई भी व्यक्ति या दल सत्ताधारी पार्टी एवं आपातकाल के विरुद्ध नहीं बोल सकता था। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी दल जो है सरकार के विरुद्ध कुछ भी नहीं बोल सकता था। इस कारण दोनों लोगों ने कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध असंतोष पैदा हुआ। इस तरह से लोगों के बीच में जो है कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध असंतोष की भावना व्याप्त हुई। हड़ताल प्रदर्शनों पर प्रतिबंध। सरकार द्वारा हड़तालों, प्रदर्शनों, धरनों एवं जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सरकार के द्वारा जो है लोगों के द्वारा जो हड़ताल, प्रतिबंध, प्रदर्शन, धरने इत्यादि दिए, मतलब ये की गई कोशिश, उनके ऊपर जो है सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी जो है दल, कोई भी व्यक्ति हड़ताल नहीं कर सकता, प्रदर्शन नहीं कर सकता। बिना सरकार की अनुमति के अब कोई किसी प्रकार का जलसा, मीटिंग तथा जुलूस आदि नहीं निकाल सकता। जब तक सरकार अनुमति नहीं देती है उस समय तक कोई भी दल हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी समुदाय है, जलसे, जुलूस, मीटिंग इत्यादि नहीं कर सकते थे। मौलिक अधिकारों का निलंबन। लोगों के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया। जो लोगों के मौलिक अधिकार हैं उनको जो समाप्त कर दिया गया।
मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के उद्देश्य से जब कोई नागरिक न्यायालय का सहारा नहीं ले सकता था। अब जो है मौलिक अधिकारों को निलंबित होने के बाद कोई भी व्यक्ति जो अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय का सहारा नहीं ले सकता था। अतः संवैधानिक उपचारों के अधिकार पर भी अंकुश लगा दिया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अधिकार है वो जो है मानव अधिकारों का जो उल्लंघन होता है, तो इन अधिकारों के उल्लंघन के विरोध में जो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। लेकिन सरकार के द्वारा इस अधिकार पर भी जो अंकुश लगा दिया गया। अब देखिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्या था? देश में आपातकाल की घोषणा और उसका क्रियान्वयन अपने आप में एक विवादास्पद विषय रहा। तो देश के अंदर जो आपातकाल की घोषणा की गई, उसे लागू किया गया, ये जो अपने आप में एक विवाद का विषय रहा, क्योंकि इस दौरान जहां सत्ता का दुरुपयोग एवं जनता के साथ ज्यादतियां हुई, यानी इस समय के अंदर जो है जनता के साथ बहुत ही ज्यादतियां हुई, उनके साथ बहुत अन्याय हुए, वहीं सरकार ने कानून व्यवस्था को बहाल करने, दूसरी तरफ जो सरकार ने कानून व्यवस्था को सही करने, सरकार की कार्यकुशलता को बढ़ाने, सरकार की जो कार्यकुशलता उसके अंदर प्रोग्रेस दिखाने के लिए, बढ़ाने के लिए हम गरीबों के हितों के लिए कार्यक्रम को लागू करने का भी प्रयास किया। यानी गरीबों के हितों के लिए जो सरकार ने कई कार्यक्रम चलाए, इनको लागू करने की भी कोशिश की। सरकार को कार्रवाइयों को आम लोगों की नजर में उचित ठहराया जा सके, ये सारे कार्य करके भाई जो सरकार कर रही है सारे कार्य सही कर रहे हैं। इस तरह की जो गतिविधि सरकार ने जो आम जनता के अंदर जो है मतलब आम जनता की नजर में सही रहे, ये दिखाने के लिए जो है कई तरह के कार्य किए। इस तरह आपातकाल की अवधि के दौरान सरकार ने जनहित कार्यों को 20 सूत्रीय कार्यक्रम की नजर में उचित ठहराया। यानी इस तरह से सरकार ने जो कार्यक्रम आरंभ किए गए उसे जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम का नाम दिया गया। सरकार द्वारा देश के गरीबी को हटाने एवं देश का सामाजिक आर्थिक विकास करने के उद्देश्य से, सरकार द्वारा देश में से गरीबी हटाने के उद्देश्य से, दूर करने के उद्देश्य से, लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को का विकास करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा प्रशासन में कुशलता एवं गरीबों के हितों की पूर्ति के लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की गई। यानी प्रशासन में कुशलता लाने के लिए, लोगों के विभिन्न प्रकार का जो है विकास हो सके, इसके लिए जो है सरकार के द्वारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम लागू किया गया और इन्हें लागू करने का दृढ़ निश्चय लिया और इसे जो है मजबूती के साथ लागू करने का निश्चय लिया। 20 सूत्रीय कार्यक्रम में मुख्यतः कृषि भूमि की हदबंदी, इस कार्यक्रम के दौरान जो है कृषि भूमि की हदबंदी यानी कि अत्यधिक मात्रा के अंदर व्यक्ति के पास कितनी खेती बाड़ी है या होगी, अतिरिक्त भूमिहीन किसानों में बीच में बंटवारा, जो फालतू भूमि एक्स्ट्रा भूमि है उसका जो है जिन किसानों के पास भूमि नहीं है उनको देने के लिए, बंधुआ मजदूरी की समाप्ति, जो बंधुआ मजदूरी यानी कि कोई व्यक्ति किसी के खेत में परमानेंट जो काम करेगा इसे बंधुआ मजदूरी कहते हैं, तो इस प्रकार की बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने की कोशिश की गई। प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी और किसी भी कार्य के अंदर प्रबंधन में जो है आम लोगों की भागीदारी या उस डिपार्टमेंट के अंदर जो काम करते हैं उन लोगों की भागीदारी। बिजली उत्पादन कार्यक्रम में तेजी लाना, बिजली की उत्पादन के लिए तेजी लाने के लिए कार्यक्रम किए गए। शहरी संपत्ति की सीमा निर्धारित की गई। ग्रामीणों द्वारा किए गए कर्जों की माफी, गांव के लोगों के द्वारा जो कर्जे लिए गए थे उनको माफ करने की कही गई। मध्यम वर्ग के लोगों के लिए आयकर में रियायतें, जो मध्यम वर्ग के लोगों की आयकर के अंदर छूट दी गई। छात्रावासों में रहने वालों को नियंत्रित मूल्य पर खाद्यान्न की आपूर्ति, यानी कि जो छात्रावासों के अंदर रहते हैं उन्हें कम कीमत पर जो अनाज उपलब्ध कराया जाना तथा उसके स्टेशनरी आदि को भी नियंत्रित कीमत पर सप्लाई आदि शामिल थे। यानी कम कीमत पर जो है जो स्टेशनरी का सामान है, किताबें हैं, वे जो है छात्रों को कम कीमत पर दिलाए जाएंगे। इस प्रकार 20 सूत्रीय कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए एक बार गरीबों और कमजोर वर्गों की भलाई का चोला पहनने का प्रयास किया। यानी कि यह सारे कार्यक्रम आरंभ करके एक बार इंदिरा गांधी के द्वारा जो है गरीब लोगों की भलाई के लिए एक प्रकार से मतलब ये दिखाने की कोशिश की कि वो जो है ये सारा कार्य जो है गरीब लोगों के लिए कर रही है। यद्यपि सरकार की ऐसी घोषणा से गरीब एवं ग्रामीण जनता
को भलाई की उम्मीद बंधी, यानी कि इंदिरा गांधी के द्वारा जो कार्य किए गए इससे जो है गरीब लोगों को अपनी भलाई की उम्मीदें बंधी। इसके क्रियान्वयन को लेकर सरकारी कर्मचारियों पर भी अनुशासन लागू किया। इसे सही ढंग से लागू करवाने के लिए सरकारी कर्मचारियों के ऊपर भी नियंत्रण किया गया। परंतु दूसरी तरफ लोगों को आपातकाल के कष्टों की कीमत भी कष्टमय जीवन के रूप में सहन करनी पड़ी। लेकिन जो है दूसरी तरफ जो है लोगों को आपातकाल के, यानी कि जब इमरजेंसी लागू की गई थी उस दौरान जो लोगों को कष्ट दिया गया, सरकार के द्वारा जो कष्ट दिया गया, उस लोगों को जो है कष्ट में जीवन जीने के लिए भी जो है मजबूर होना पड़ा। इसके बाद देखिए गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा की गई आपातकाल की घोषणा के पीछे एक प्रमुख कारण के रूप में गुजरात में उभरा नव निर्माण आंदोलन भी था। तो गुजरात के अंदर जो नव निर्माण आंदोलन आरंभ किया गया था, जिसकी वजह से श्रीमती इंदिरा गांधी को जो है इमरजेंसी लागू की गई, ये भी एक प्रमुख कारण था इमरजेंसी का। इस आंदोलन का प्रभाव राज्य की राजनीति के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति पर भी था। तो इसका प्रभाव जो है गुजरात राज्य की राजनीति के साथ साथ पूरे देश की राजनीति पर भी पड़ा। प्रारंभ में यह आंदोलन एक सामाजिक आंदोलन था। प्रारंभ के अंदर जो एक सामाजिक आंदोलन था, समाज की भलाई के लिए था। बाद में यह आंदोलन नव निर्माण आंदोलन में बदल गया। बाद में जो है इसने बड़ा रूप धारण कर लिया। छात्रों ने भ्रष्टाचार, मुनाफाखोरी, कुप्रशासन, जमाखोरी और अन्य सामाजिक व आर्थिक बुराइयों के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। तो छात्रों के द्वारा जो है प्रशासन के अंदर जो बुरा प्रशासन चल रहा था, उस समय भ्रष्टाचारी चल रही थी, मुनाफाखोरी चल रही थी, बहुत सी बुराइयां जो चल रही थी, उसके विरुद्ध छात्रों के द्वारा आंदोलन शुरू किया गया ये, और सारे गुजरात में भड़क गया। धीरे धीरे ये जो पूरी गुजरात के अंदर ये आंदोलन भड़क गया। आंदोलन के प्रचंड रूप को सरकार दबा न सकी, यानी कि यह आंदोलन इतना प्रचंड रूप धारण कर लिया कि सरकार के द्वारा जो ये आंदोलन नहीं दबाया जा सका। इस आंदोलन ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल को त्याग पत्र देने के लिए विवश कर दिया। तो इस आंदोलन के माध्यम से उस समय जो मुख्यमंत्री था गुजरात का, चिमन भाई पटेल, उसे जो मजबूर होना पड़ा इस आंदोलन की वजह से अपना त्याग पत्र देने के लिए, यानी कि इस आंदोलन की वजह से चिमन भाई पटेल जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उसने अपना त्याग पत्र दे दिया और अनंत उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। तत्पश्चात केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। उसके बाद गुजरात के अंदर सरकार के द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। विपक्षी दलों द्वारा लोकतंत्र वापस लाओ की मांग की जाने लगी। जो दूसरी पार्टी के थे उनके द्वारा जो है ये कहा गया कि लोकतंत्र को पुनः वापस लाओ, दोबारा से लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए, तानाशाही सरकार नहीं चलेगी। केंद्रीय सरकार द्वारा वहां शीघ्र ही नए चुनाव नहीं करवाना चाहती थी। तो उस समय जो सत्तारूढ़ सरकार थी केंद्र सरकार के अंदर, वहां पर गुजरात के अंदर जो उसी समय चुनाव नहीं करवाना चाहती थी, परंतु विपक्षी दलों ने मांग की कि केंद्र को विवश होकर जून 1975 में वहां विधानसभा के चुनाव करवाने पड़े। लेकिन सरकार मजबूर हो गई, केंद्र सरकार मजबूर होकर जो है गुजरात के अंदर 1975 के अंदर दोबारा से चुनाव करवाने पड़े और चुनाव के बाद गुजरात में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। और चुनाव करवाने के बाद जो सरकार के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार न आकर अन्य किसी दल की सरकार आई। केंद्र सरकार की छवि एवं शक्ति दोनों को आघात पहुंचा। तो केंद्र सरकार यानी कांग्रेस पार्टी की क्षति को, ताकत को, दोनों को जो है गहरा सदमा लगा। इस आघात ने भी श्रीमती इंदिरा गांधी को जून 1975 में देश में आपातकाल लागू करने कर राजनीतिक शक्ति केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। तो इस आघात ने भी यानी कि हार ने भी जो श्रीमती इंदिरा गांधी को यानी इमरजेंसी लागू करने के लिए प्रेरित किया, ताकि वो जो अपनी राजनीतिक शक्ति को जो है केंद्रित कर सके, अपने हाथों में रख सके। तो बच्चों आज आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये जो है चैप्टर 6 के करवा दिए हैं। लगभग जो है 4-4 नंबर के इस चैप्टर में इतने ही प्रश्न है। सभी बच्चों ने इसे जो अच्छी तरह याद करना है। धन्यवाद।